नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। 42 करोड़ से ज्यादा कामगारों को मिलेगा फायदा। प्रायोजित आतंकवाद का गंभीर रूप झेल रहा है भारत। दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा का बयान। कहा, आतंकवादियों को समुद्री रास्ते समेत अलग अलग तरीकों से हमले की ट्रेनिंग देने की खबर। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठ पर रोक के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना की आज होगी शुरुआत। असम के धुबरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। हथियारों, विस्फोटकों, मादक पदार्थों और पशुओं की तस्करी रोकने में भी मिलेगी मदद। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज नागपुर में। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया का पहले गेंदबाजी का फैसला। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के वस्त्राल में प्रधानमंत्री श्रम मान धन पेंशन योजना उन्होंने लॉन्च की। इस स्कीम के तहत देश भर में असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कामगार जिसकी महीने की आमदनी 15,000 रुपए या उससे कम हो, वो सरकार के पेंशन स्कीम का फायदा ले सकेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत फायदा लेने के लिए कामगारों को अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि का मासिक अंशदान करना होगा। इसके बाद उन्हें 60 साल की उम्र से 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन मिल सकेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना असंगठित क्षेत्र के कम से कम 42 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को समर्पित है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएम स्कीम आप सभी के लिए देश के लगभग 42 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के ही आपको ताज्जुब होगा, देश के 42 करोड़ श्रमिकों, कामगारों की सेवा में समर्पित है। और मेरे लिए कार्यक्रम क्या है? अगर मुझे एक वाक्य में कहना होगा तो मैं कहूंगा कि भारत को जिन्होंने निर्माण कर रहे हैं, भव्य भारत के सच्चे जो निर्माता है, ये हमारी योजना मेरे हिसाब से मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के भाल पर यह तिलक के समान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी गरीब, वो चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो भी इस योजना से आसानी से जुड़ सकता है। ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और मासिक कमाई 15,000 रुपए से कम है, वो सभी इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना का ऐलान अंतरिम बजट में किया गया था। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा देना है। इस योजना से रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार और इसी तरह के अनेक अन्य कामों में लगे कामगारों को फायदा होगा। सरकार ने ऐसे लोगों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। देश भर के वो सभी कामगार साथी जो घरों में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जो घरों से कचरा उठाने का काम करते हैं, कबाड़ से आजीविका कमाते हैं, कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई बर्तन मांजने का काम करता है, कोई खाना पकाने का काम करता है,
कोई बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई खेत के अंदर मजदूरी का काम करता है, कोई सड़कों का निर्माण करता है, कोई सिक्योरिटी के अंदर काम में लगा हुआ है, कोई रेहड़ी ठेली चलाता है, कोई बुनकर है, कोई रिक्शा चलाता है या कोई फिर चाय बेचता है। ऐसे अनेक कामों से जुड़े सभी कामगार साथियों को आज एक बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत ही बड़ी भेंट है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये योजना ऐसी है कि मेरे मजदूर भाइयों बहनों, मेरे कामगार भाइयों बहनों, मेरे श्रमिक भाइयों बहनों, पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बुढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के अडालज में माता अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट का दौरा किया और शिक्षण भवन और विद्यार्थी भवन की आधारशिला रखी। नवनिर्मित अन्नपूर्णा धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में सरदार पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने गुजरात के लोगों से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने की अपील की और कहा कि इसका फायदा उद्योग और किसानों दोनों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंचाई और शिक्षा में सुधार के लिए समुदाय साथ आए और सामुदायिक कार्यों का फायदा कई लोगों को हुआ है। आदेश में कणमांथी मण करनारा तेजस्वी तपस्वी कृषि जगतना लोगों वच्चे आव्यो छुं त्यारे जय जवान जय किसान बंनेनुं मूल्य छे। किसाननुं सामर्थ्य, जवाननुं सामर्थ्य देशने अन्न सुरक्षा आपे छे, देशने सीमा सुरक्षा पण आपे छे अने बंनेना सामर्थ्यथी देश विकासने अवसरोने हमेशा पार करतुं होय छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के पनाहगाह और उसके आतंकी आकाओं को कड़ी चेतावनी दी है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश और देश के लोगों की सुरक्षा की है। प्रधानमंत्री ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ये नया भारत है, आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा, चुन चुन कर बदला लेगा और जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर जाकर भी हिसाब चुकता करेगा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लंबा इंतजार नहीं कर सकते और चुन चुन कर हिसाब लेना उनकी फितरत है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे,
आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लोग अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो वो उन्हें खोज निकालेंगे। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। त्राल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को त्राल में रेशी मोहल्ले में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद 42 राष्ट्रीय राइफल्स, 180 बटालियन सीआरपीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों की फायरिंग का जवाब दिया। भारत एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को कहीं ज्यादा गंभीर रूप इसका झेल रहा है। ये बातें भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में कही। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते पहले ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले का भयावह रूप देखा है। यह हिंसा उन आतंकवादियों द्वारा की गई थी जिन्हें उस देश का समर्थन हासिल है जो भारत को अस्थिर करना चाहता है। एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट है कि आतंकवादियों को अलग अलग तरीकों से हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनमें समुद्र के रास्ते हमला करना भी शामिल है। एडमिरल लांबा ने कहा कि भारतीय प्रशांत क्षेत्र ने हालिया सालों में आतंकवाद के कई रूप देखे हैं और दुनिया के इस हिस्से में कुछ ही देश इसकी चपेट में आने से बच पाए हैं। हाल के समय में आतंकवाद जिस तरह वैश्विक हो गया है, उससे खतरा और भी बढ़ गया है। एडमिरल सुनील लांबा ने इस समस्या से निपटने के लिए विश्व समुदाय से एक होने की अपील की है। Witnessed multiple forms of terrorism in recent years, and few countries in this part of the world have been spared by the scores. The global nature which terrorism has acquired in recent times has further enhanced the scope of this threat. India, however, faces a far more serious version of terrorism, state-sponsored terrorism. You have all witnessed the horrific scale of the extremist attack in the Indian state of Jammu and Kashmir just 3 weeks ago. This violence was perpetuated by extremists aided and abetted by a state which seeks to destabilize India. We also have reports of terrorists being trained to carry out attacks with various modus operandi, including through the medium of the sea. We have seen how quickly terrorist groups evolve across the globe, with the particular brand of terror may well become a global problem in the near future. The Indian security establishment is continuously working to address this menace. It is imperative that the global common community acts in concert to contain and eliminate terrorism in all its forms. पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार इस समय लोगों की रगों में उमड़कर दौड़ रहा है और ऐसे ही वक्त में देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देहरादून में वीर शहीद की मां से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने शहीदों के शौर्य सम्मान समारोह में पहुंचकर सबसे पहले अमर शहीद स्मृति चिन्ह को नमन किया। इस मौके पर शहीदों के परिवार वाले भी वहां मौजूद थे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। देहरादून में रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व में जो सरकार थी उसने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था। एनडीए सरकार ने 2016 में 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की और 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। आखिर 500 करोड़ रुपए में पूर्व की सरकार कैसे 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर देती, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता
हमारी सरकार आने के बाद उसमें जितना भी अध्ययन करने के बाद सन 2016 में प्रधानमंत्री जी उसको घोषणा की है। आज तक सिर्फ 3 साल पूरे नहीं हुई, फिर भी बजट के उनके भाषण के समय माननीय पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट एक फिगर बोले कि 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ ऑलरेडी अकाउंट में चले गए पूर्व सैनिकों के अकाउंट में चले गए। कितना? 35,000 35,000 करोड़। ये 500 करोड़ का मतलब क्या था? ये 500 करोड़ जो पिछले सरकार ने सामने रखे, हाँ वो आरोपी दे दिया। ऐसे शान लेने के बात करने वाले, गुमराह करने वाले बात बोलना, उसका मतलब क्या था? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कई समाचार पत्रों में प्रहरियों की जाबाजी को नमन नाम के शीर्षक से आलेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दर्शन करके मेरे मन में भावनाओं का सैलाब से उमड़ पड़ा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये स्मारक भावी पीढ़ियों के लिए देश के वीर सपूतों द्वारा दिखाए गए वीरता और संकल्प के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उन्होंने लिखा है कि आज़ादी के 70 साल बाद अंततः हम देश के उन अमर बलिदानी वीर योद्धाओं की पावन स्मृति में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित कर सके जिन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस कार्य के लिए उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद दिया है। युद्ध स्मारक 1962 के भारत चीन युद्ध के अमर शहीद सैनिकों, पाकिस्तान द्वारा थोपे गए 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पुण्य स्मृति को समर्पित है। ये स्मारक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों, आपदा राहत के मानवीय मिशनों और आतंकवाद, अतिवाद विरोधी अभियानों में शहीद हुए वीरों की पावन स्मृति को भी समर्पित है। एयर इंडिया के क्रू सदस्यों को हर उड़ान की घोषणा के बाद भरपूर जोश के साथ जय हिंद कहना होगा। राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने सोमवार को एक आधिकारिक परामर्श में ये कहा। एयर इंडिया के ऑपरेशंस निदेशक अमिताभ सिंह द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है, तत्काल प्रभाव से सभी क्रू को हर घोषणा के अंत में थोड़े से अंतराल के बाद और जोश के साथ जय हिंद बोलना होगा। एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के अपने पहले कार्यकाल के दौरान अश्विनी लोहानी ने मई 2016 में पायलट को ऐसे ही निर्देश दिए थे। असम में भारत बांग्लादेश सीमा के तटवर्ती क्षेत्र की आज से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू होगी। इस क्षेत्र में कांटेदार तार की बाड़ नहीं लगी है। इस निगरानी का लक्ष्य घुसपैठियों पर लगाम कसना और हथियारों, विस्फोटकों, मादक पदार्थों और मवेशियों की तस्करी रोकना है। असम के धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 61 किलोमीटर लंबे जलीय क्षेत्र में स्मार्ट फेंसिंग काम करना शुरू करेगी। इसी इलाके से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत परियोजना बोल्ड QIT का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में भारत बांग्लादेश सीमा के उस क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी जहां बालू के द्वीप और बहुत सारी नदी जलधाराएं हैं जो इस इलाके में विशेषकर बारिश के मौसम में सुरक्षा का काम बहुत मुश्किल बना देती हैं। जनवरी 2018 में BSF की सूचना और प्रौद्योगिकी शाखा ने बोल्ड QIT परियोजना पर काम करना शुरू किया था। और अब आम चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार में विजय संकल्प रैली करेंगे। इसके साथ ही राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। रैली में धार और रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 15 फरवरी को इटारसी और 16 फरवरी को धार में सभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमले के बाद ये कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। साल 2014 के पिछले चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 27 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थीं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गोड्डा से झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे।
अमित शाह संथाल परगना से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित शाह गोड्डा में शक्ति केंद्र सम्मेलन में हिस्सा लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजू जनता दल के पूर्व सांसद बैजयंत जय पांडा कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बैजयंत पांडा ने बीजेपी का दामन थामा। बैजयंत पांडा के बीजेपी में शामिल होने से लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर बालाकोट पर हमले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों से बहुत पीड़ा हुई है। क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी अगुवाई में कभी 71 का युद्ध लड़ा गया था? क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी अगुवाई में 65 में एक निर्णायक जवाब लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था? ये कौन सी कांग्रेस पार्टी हो गई है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लैटिन अमेरिकी देशों पराग्वे और कोस्टारिका गणराज्य की यात्रा पर हैं। वो देर रात मैड्रिड पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत स्पेन में भारत के राजदूत संजय वर्मा समेत दूसरे अधिकारियों ने किया। यात्रा के दौरान उनका स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कुछ देर प्रवास का कार्यक्रम है और भारत की ओर से इन दोनों देशों की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी दोनों देशों की यात्रा पर रवाना हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 5 से 7 मार्च तक पराग्वे और 7 से 9 मार्च तक कोस्टारिका गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। भारत की ओर से इन दोनों देशों की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी इन दोनों देशों की यात्रा पर है। इसमें केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के.जे. अल्फोंस और सांसद रामकुमार कश्यप समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव समेत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है। ये 2008-9 के $4 करोड़ के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर $33.4 करोड़ हो गया है। पराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो मई 2012 में भारत यात्रा पर आए थे। पराग्वे से भारत आने वाले वे पहले अति विशिष्ट अतिथि थे। यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका गणराज्य का दौरा करेंगे। भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $20 करोड़ का है। भारत से कोस्टारिका को कुल $13.3 करोड़ का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा प्रोडक्ट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से जीएसपी के तहत तरजीही दर्जा वापस लेने का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीएसपी के फायदे बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि भारत जीएसपी के तहत $5.6 अरब मूल्य के सामानों का अमेरिका को निर्यात करता है। इससे भारत को सालाना $19 करोड़ का ड्यूटी बेनिफिट मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी के तहत भारत और तुर्की को दिए गए तरजीही दर्जे को खत्म करने के संकेत दिए हैं। And as you know, even in earlier years, I think 4-5 years back, also this whole GSP issue had been discussed fairly extensively, and it's been a part of the public debate as to, what is the significance of the GSP for us and how valuable it is for us and what options we should exercise with regard to that. So it is not something which is new, and it is not something which is, from an economic standpoint, worrisome for us. To put things in very exact perspective, that our total GSP benefits were
to the tune of $190 million on a trade of $5.6 billion. So the benefits, both in an absolute sense and as a percentage of the trade involved, are very, very minimal and moderate. बात क्रिकेट की। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज नागपुर में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। टीम इंडिया पहले वनडे में जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी जीत के साथ अपनी बढ़त मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरी है। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया था। सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।